नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। मतदान में बहुत महत्वपूर्ण मतदान, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये तीन राज्यों में बड़ा महत्वपूर्ण मतदान है। उस मतदान से ऐन पहले, कुछ ही घंटे पहले, लाल कार्ड, रास्ता बंद, पुलिस के हूटर और सायरन, बुर्का पर विवाद, असम पुलिस की एंट्री और गृह मंत्री का सर फूटना, ये क्या संकेत है? क्या मतदान से पहले विपक्षी मतदाताओं को रोकने के लिए, डराने के लिए ये तानाशाही इंतजाम नहीं है? ये साफ साफ में एक बिंदु नहीं है, एक सबूत नहीं, इसे सबूत कहते हैं हम। हमारी भाषा में सबूत ही कहते हैं। प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया ये सबूत हैं कि तानाशाही तरीके से डरा करके, भयभीत करके मतदाताओं को रोकने की कोशिश है। एक एक सबूत को सामने लाएंगे, दिखाएंगे, पढ़ेंगे, सुनाएंगे और समझाएंगे। उससे पहले कंट्रोल रूम भाऊ को स्क्रीन पर लाएंगे। भाऊ को जोड़िए। स्वागत है भाऊ आपका। नमस्कार। ये बड़ा मतदान में बहुत कम वक्त बचा है और बहुत गंभीर अब ये विषय है, क्योंकि अगर ऐसे चुनाव होना है तो मैं फिर एक बार, बहुत पहले कहा था, फिर एक बार कहूंगा कि इस चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। वो करोड़ों रुपए कम से कम बचा लें, किसी ज्योतिषी से मुहूर्त वगैरह निकलवा करके, और जिसका शपथ ग्रहण करवाना हो करवा दिया जाए। क्योंकि राजीव कुमार, कोई फर्क नहीं पड़ना है, हम प्रोग्राम करते रहें। जनता जो ताली बजाने वाली हो ताली ही बजाने में बिजी है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि लाल कार्ड कब पीला कार्ड होगा और हरा कार्ड कब लाल कार्ड हो जाएगा। हो क्या रहा है, सिलसिलेवार दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा से अब जुड़ गया है और बहुत सारे लोग जिनको का लगता है कि योगी मोदी से बेहतर हैं, शाह योगी से बेहतर हैं, उन सबको अपने निजी विचार से अगर हम बताएं तो इन तीनों में कोई 51 हाथ नहीं है, सब 53 हाथ है। कोई 51 हाथ नहीं है। लाल कार्ड जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। ये लाल कार्ड इतना खतरनाक होता है, ये किसी को भी डरा सकता है। ये लाल कार्ड ऐसे लोगों को पुलिस देती है जिनके बारे में ऐसी आशंका होती है कि ये चुनावी प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं या चुनाव में किसी तरीके की अराजकता पैदा कर सकते हैं। अब ये देखिए, नोटिस, चेतावनी, लाल कार्ड लिखा है बाकायदे कटहरी उपनिर्वाचन 2024 की निष्पक्ष, निर्विघ्न, भयमुक्त वातावरण में। लिखा तो इसे जाता है जिसे लगता है कि भगवत गीता लिख रहे हैं। भयमुक्त वातावरण में सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से क्षेत्र में भ्रमण के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई कि आपके द्वारा अपने पसंद के प्रत्याशी को जिताने के लिए मतदाताओं में भय उत्पन्न कराया जा रहा है, जिससे सामान्य मतदाता अपने मत का निष्पक्ष एवं बिना किसी भय दबाव के प्रयोग करने में अग्रसर नहीं हो पा रहा है। आम मतदाताओं द्वारा अपने मत का प्रयोग न कर पाने के संबंध में चिंता व्यक्त की जा रही है तथा मतदान प्रक्रिया आपके द्वारा किसी भी संगीन एवं संज्ञेय अपराध किया जा सकता है। अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 168 में प्रदत्त अधिकार संज्ञेय अपराध के निवारण हेतु प्रत्येक पुलिस अधिकारी आबद्ध है कि क्रम में आपको सचेत किया जाता है कि आप मतदान प्रक्रिया के मध्य कोई भी संज्ञेय अपराध कारित न करें, अन्यथा आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ये एक तरीके से ये लाल कार्ड जो है, ये बहुत लोग सुनेंगे, दूर से कहेंगे राशन कार्ड लग रहा है, 5 किलो के बजाय 10 किलो मोदी जी भिजवा रहे हैं। ये राशन नहीं भिजवा रही है, जेल भेजने की धमकी है कुल मिला जुला करके। और ये विपक्षी जो मतदाता हैं उनको चिन्हित करके भेजा जाता है। रामपुर के उपचुनाव को मॉडल माना गया इस देश में, ऐसा उपचुनाव जहां पर विपक्षी मतदाता बूथ तक न पहुंच पाए। इसकी बड़ी चर्चा हुई, बहुत आरोप लगे हैं। इस लाल कार्ड पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, क्योंकि उनको भी अब डर है कि लाल कार्ड रहेगा तो फिर लाल टोपी सलामत नहीं रहेगी समाजवादी पार्टी की। लिखा है अखिलेश ने, चुनाव आयोग तुरंत इस बात का संज्ञान ले, उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहा है और मतदान को बाधित करने के लिए नोटिस, चेतावनी के लाल कार्ड बांटकर मतदाताओं पर दबाव बना रहा है। ये एक तरह से संविधान द्वारा दिए गए वोटिंग के अधिकार को छीनने का गैर कानूनी कृत्य है। इसे एक अपराध की तरह दर्ज करके तुरंत कार्रवाई की जाए, अन्यथा माननीय सर्वोच्च
माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये अपील होगी कि वो स्वतः संज्ञान लेते हुए पक्षपाती शासन प्रशासन को निष्पक्ष चुनाव कराने का निर्देश दे। हटा दीजिए। भाऊ, एक-एक करके मैं दर्शकों से कह दूँ, इसके बाद रास्ते पे आएँगे और थोड़ा शॉर्ट में हम लोग चलेंगे, पुलिस, बुर्का सब पे आएँगे, क्योंकि एक साथ सब बताएँगे तो खिचड़ी हो जाएगी। तो पहले लाल कार्ड पे चर्चा कर लेते हैं। ये लाल कार्ड पे अखिलेश का जो कहना है कि माननीय राजीव कुमार जी संज्ञान लें। मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल अखिलेश के ऐसी ऐसी जो है उम्मीद है, जिस उम्मीद को कभी पूरा होते हुए कोई देख नहीं पाएगा। आगे कह रहे हैं कौन क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, तो कैसे भला होगा? देखिए, जिस हिसाब से ये छप के बट रहा है लाल कार्ड, हुँ, हुँ, ये सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशासनिकीय जो उनकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। हुँ, मतलब उपचुनाव में यदि आपको हजारों के तादाद में ये लाल कार्ड बांटने पड़ रहे हैं, तो लॉ हुँ, एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है उत्तर प्रदेश में? हाँ, हुँ, सबसे पहला ये है। हुँ, होता है कि जब चुनाव होता है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो 100 से ज्यादा, बस 100 से अंदर ही लोग होते हैं जो गुंडा एलिमेंट होता है, उनको लोग राउंड अप करते हैं, अंदर डालते हैं कि जिनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। लेकिन हजारों की तादाद में यदि लाल कार्ड बांटने पड़ रहे हैं, तो फिर ये गुंडा एलिमेंट नहीं है। हुँ, ये वो एलिमेंट है जो आपके साथ नहीं है, हुँ, जिनकी विचारधारा आपकी विचारधारा से सत्ता पक्ष से मिलती नहीं, जो अपने मतदान का अधिकार के तहत अपना वोट विपक्ष को देना चाहते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करना कोई बड़ी बात नहीं है, हुँ, क्योंकि जिस हिसाब से जातिवाद और इतना हावी है, जितने यादव हैं सारे यादव, मतलब अब क्या बताऊं मैं आपको कि मैं अभी नागपुर जब उतरा है हुँ, एयरपोर्ट पे, तो मुझे एक आईपीएस अधिकारी मिला, वो ये यादव था। हुँ, तो उसने कहा कि मैंने बोला कहाँ आपकी पोस्टिंग है? बोले नहीं कोई पोस्टिंग नहीं है, क्योंकि हम हुँ, यादव हुँ, हैं। हुँ, तो जब उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की पोस्टिंग उनके नाम के हिसाब से हो रही है, तो आप समझ जाइए कि मतदाता यदि है, तो कुर्मी हो गए, यादव हो गए, मुस्लिम हो गए। यदि ये भाजपा के साथ नहीं है या अखिलेश का वोट बैंक है, उस वोट बैंक को एन ब्लॉक आप यदि ये पर्ची थमा रहे हैं, तो ये हुँ, तो चुनाव आयोग जैसी पर्चियाँ बाँटता है कि भई आपका ये बूथ है और यहाँ पे आपका नंबर है और ये आपको आना है। उसी हिसाब से यदि ये पर्चियाँ बँट रही है, तो ये डरावना माहौल खड़ा कर रहे हैं। ये आपको मतदान के लिए हतोत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित नहीं। तो ये जो चुनाव आयोग संज्ञान ले, बिल्कुल देखिए क्या होता है, अखिलेश यादव चुनाव आयोग को ही बोल सकता है संज्ञान ले। हुँ, जहाँ पुलिस प्रशासन सरकार बन के सरकार पक्ष के लिए चुनाव का मतलब चुनाव प्रोसेस का मशीनरी बनने के बजाय बीजेपी की मशीनरी बन जाए, तो हुँ, उसमें पुलिस प्रशासन से तो कुछ अपेक्षा नहीं रख सकते। हुँ, रही बात चुनाव आयोग की, अब चुनाव आयोग को तो गुहार लगानी पड़ेगी। वो नहीं सुनता, लेकिन उसके कान पे तो बोलना ही पड़ेगा, ताकि हुँ, सर्वोच्च न्यायालय पे यदि कोई जाता है तो वो कहेगा कि आपने तो चुनाव आयोग को बोला भी नहीं, अब सीधा हुँ, हमारे पास आ गए। तो चुनाव आयोग को लगातार संज्ञान लेना पड़ेगा। देखिए कई चीजें हो रही है, ये यहाँ हो रहा है, ये चुनाव 2014 के बाद चुनाव का जो पूरा प्रोसेस है, वो इतना हिंसक और इतना नकारात्मक हो गया है। चुनाव ये उत्सव है, ये लोकतंत्र का उत्सव है जहाँ लोग अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए पूरे तादाद में उसको समय मिलता है, एजेंडा, भाषण ये सब सुन के अपना मत बताता है। हुँ, आज के डेट में आप यदि हमारे साथ नहीं हो, तो फिर आप चुनाव के बूथ पे नहीं। यदि आप हमारे साथ नहीं हो, तो फिर आप हमारे खिलाफ हो, तो फिर रास्ते पे नहीं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के ऊपर जबरदस्त जो हमला हुआ, जिसका आपने कल वीडियो किया है, रक्त हुँ, रंजित है। इसके पहले नासिक में भी जो एक बीजेपी के उम्मीदवार ने सामने वाले शरद पवार के उम्मीदवार की गाड़ी तोड़ दी, हुँ, वो भी विजुअल्स मार्केट में घूम रहे हैं। तो ये जो हिंसात्मक कार्रवाइयां हो रही है कि आप चुनाव हम लड़ने ही नहीं देंगे, तो फिर जीत और हुँ, हार का सवाल ही नहीं उठता। मैंने बहुत पहले भी एक शो में कहा था आप ही के साथ आशीष जी, कि मैंने हुँ, कहा था कि क्या 2029 के लोकसभा चुनाव ऐसे होंगे कि चुनाव आयोग मतदान का डेट ही नहीं डिक्लेयर करेगा। वो बोलेगा कि हुँ, चुनाव फॉर्म भरने की डेट, फॉर्म विड्रॉल की डेट, फाइनल सूची और फिर उसके बाद निर्णय की डेट। हुँ, चुनाव आयोग निर्णय घोषित कर देगा कि इतने लोग जीते, इतने लोग हारे, दैट्स इट। क्या हम इस स्थिति पे लेके जा रहे हैं? चुनाव आयोग बहुत बड़ी-बड़ी बातें करता है और मतलब कई बार लिपापोती होती है कि जैसे चुनाव का प्रचार टाइम खत्म होने के बाद आप नोटिस देते हैं।
तो उसके बाद उनने बोला कि कल कल दोनों अध्यक्ष ने ये लिख दिया कि आपने हमारे स्टार प्रचारकों के बारे में जो कहा, इस वजह से हम उनको अब कैंपेन बैन कर देते। ये मजाक नहीं होगा। कैंपेन तो 18 तारीख की 5 बजे खत्म हो गया। हाँ, और उसके बाद दीदी मैंने कहा कि भाई हम राहुल गांधी को अब स्टार प्रचारक की लिस्ट में से निकाल के हम उनको उनका कैंपेन बैन कर देते, तो क्या चुनाव आयोग खुश हो जाएगा? यदि राहुल गांधी ने कुछ गलतियां की होगी तो उसका क्या? मोदी जी, अमित शाह ने जो गलती की होगी तो उसका क्या? योगी आदित्यनाथ ने कोई गलती की होगी तो उसका क्या? ये नोटिस लिपापोती नहीं तो क्या था? ये खानापूर्ति नहीं तो क्या था? पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। पुलिस को चुनाव में वोट कौन डालेगा और कौन नहीं डालेगा ये तय करने का अधिकार है ना। लोकतंत्र में इसको अनैतिक व्यवहार कहते हैं। अनैतिक क्या, यही इमरजेंसी और क्या होता है? लोग कहते हैं इमरजेंसी के लिए दस्तखत हो, साइन हो, वो जरूरी नहीं है। इमरजेंसी कई बार अदृश्य होती है, ऑफिशियल नहीं होती है। वो देख लीजिए आपातकाल ये सोच है आशीष। हाँ, सोच है, आपातकाल ये सोच है सोच है। और आप देखिए राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित करना ये प्रोसेस है। हाँ, इस सोच को देखिए, सोच को मैं विजुअल से दिखाता हूं। जब दिखाइए रास्ता, जिस इलाके में समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है उसने वीडियो डाला, जिधर उनके समर्थक मतदाता हैं वो बता रहे हैं वहां के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। ये देखिए विजुअल सामने, ये देखिए, ये पुलिस बाकायदे लगी हुई है और उस इलाके में पूरा रास्ता, अभी देखिए वहां पर पूरी मिट्टी डाल करके पूरा, मतलब ये देखिए, ये पूरा रास्ता ब्लॉक किया जा रहा है। और मीडिया सेल, सपा का मीडिया सेल, ये मैं स्रोत भी बता रहा हूं जहां से ये पूरा दिखाया जा रहा है कि ये इधर मतदाता और ये पूरा रास्ता ब्लॉक किया जा रहा है। अगला विजुअल दिखा दीजिए जरा। ये देखिए सीसा मऊ, जहां पर मुस्लिम मतदाता बहुत भारी संख्या में है। इरफान सोलंकी, उनका परिवार, हाजी मुश्ताक सोलंकी यहां से जीतते रहिए। देखिए और सुनिए आवाज। देखते रहिए गाड़ियों का काफिला बस कितना लंबा। ये देखिए, ओफ ओफ, ये देखिए। ये गाड़ियां कंट्रोल रूम कब तक खत्म होंगी? ये तो मुझे तो लग रहा है ये गाड़ियां नहीं खत्म होने का नाम ले रही हैं भाई। अगर यही काफिला सीधा आगे बढ़ जाता मणिपुर की तरफ तो मणिपुर में शांति आ जाती। हटा दीजिए अब ये गिनती, मैंने गिनती में पहले गिनने की कोशिश किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर लगा कि अब आगे नहीं गिन पाऊंगा। भाऊ ये जो है सीसा मऊ, जो कानपुर की विधानसभा क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य है, लगातार समाजवादी पार्टी इस पे जीतती रही है। हाजी मुश्ताक सोलंकी एक जमाने में आजम खां से भी बड़ा औरा था मुसलमानों में, वो जीतते थे। उनका जनाजा बताते हैं ऐतिहासिक था, कानपुर में सरसों फेंकने की जगह नहीं थी, ऐसा जनाजा था। उन्हीं के पुत्र इरफान सोलंकी, सजा हो गई, अब अदालत में सजा हुई है, उपचुनाव हो रहा है, पत्नी मैदान में, नसीम सोलंकी। ये मतदान से पहले जो काफिला निकला है, ऐसा काफिला मुझे आज तक मणिपुर में कोई नहीं देखने को मिला। ये गिनती नहीं, आप जब से देख रहे थे मैं ऊब गया, आखिर में कहा हटा दो भैया कंट्रोल रूम। ये सायरन सो एक आदमी मतदाता घर में बैठा, जिसके घर में छोटा बच्चा होगा, वो डायलॉग बदल देगा कि गब्बर आ जाएगा। वो कहेगा, वो अपने माँ बाप से बच्चा कहेगा कि मम्मी पापा सो जाओ, वोट डालने नहीं जाओ, पुलिस आ जाएगी। बट बच्चा कहेगा माँ बाप से वोट डालने मत जाओ, इतना देखो आधे घंटे सायरन बज रहा है। ये क्या इसके तरफ इशारा हो? तीसरा एक और जोड़ दूं तभी आपके पास आऊं, फिर हम एक सवाल आगे मैं बता दूं, असम पुलिस से जुड़ा एक मामला मैं खोलूंगा। कल इस पर वीडियो किया हूं लेकिन आज चर्चा में लाना जरूरी है क्योंकि कल मतदान है। बुर्का पर, इस पर भी अखिलेश यादव ने
जो है हाथ जोड़ करके निवेदन किया है कि जो पुलिस वाले बुर्का चेक करते हैं वो बंद हो जाए। पुलिस के सिपाही कहता है लाओ अपना वोटर आईडी दिखाओ, पहचान पत्र दिखाओ और बुर्का उठाओ, ये बंद हो जाए। इससे क्या होता है, शुरू में जो 10 महिलाएं आई उनके साथ जो बदतमीजी, क्योंकि भाषा बोलने का ऐसा होता है, बुर्का उठाओ, ये सब तो इस देश में स्वयंभू है। तो उसके बाद होता है कि भैया अपने घर की औरत को क्यों भेजे बेइज्जत होने के लिए, उससे भी मतदान पर असर पड़ता है। तो ये बुर्का, ये सायरन और ये रास्ता बंद, क्या मतदान ही बंद करने का, आपने तो कह ही दिया कि मतदान नहीं होंगे अगले बार 29 में। ये तस्वीरें क्या बता रही हैं? विदेशी मीडिया ना छापने लगे, छाप ही रहा है। ये तस्वीरें यही बताती है कि इस देश में चुनाव आयोग नहीं है। इस देश में जो आयोग है वो बीजेपी को मदद करने के लिए चुनाव आयोग है। जो बातें सोशल मीडिया में दिख रही है, संज्ञान ले रहा है, इसका संज्ञान चुनाव आयोग क्यों नहीं ले रहा? ये तमाम बातें मार्केट में हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय क्या कर रहा है? न्यायपालिका क्या कर रही है? न्यायपालिका कस्टोडियन है संविधान की। संविधान मत का अधिकार देता है और मतदान का अधिकार में जो रोड़ा डालता है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। रास्ता रोकना, और हम तो ये बताते हैं कि हमारे चुनाव आयोग इतना ग्रेट है कि 5-5, 8-8 किलोमीटर दूर लोग मशीनें सर पे लेके ढोते जाते हुए हैं। ऐसे दुर्गम स्थान पे जहाँ रास्ता नहीं है वहां चॉपर से लोग जाते हैं और वो खबरें बाकायदा पेज 1 पे छापी जाती है कि चुनाव आयोग 10 लोगों का वोट दिलवाने की कितनी बड़ी एक्सरसाइज करती है। यानी कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन जहां हजारों के तादाद में वंचित करते हैं मतदाताओं से, ये इसके लिए चुनाव आयोग क्या करता है? क्या चुनाव आयोग सिर्फ 2 जगह पे ये बताने के लिए कि 10 लोगों के वोटिंग के लिए हमने पहाड़ी क्षेत्र में या नदी में से बोट पे से लोग जा रहे हैं, जान पे खेल के और मतदान करवा रहे हैं और तालियां बजाते हैं? क्या हम नक्सली ग्रस्त क्षेत्र में जब चुनाव आयोग चुनाव करवाता है और तालियां बटोरता है, क्या वो सिर्फ लिपापोती होती है? जहां चुनाव सरगमता से हो सकता है, आराम से हो सकता है, वहां वोटरों को, एक सिलेक्टेड वोटरों को टारगेट करके, खासकर मुस्लिम समाज के वोटरों को, यदि मैं कहूं तो बुरा नहीं लगे, क्योंकि जब जब बातें हो रही है, कटेंगे बटेंगे, जब सारी बातें हो रही है, एक है तो सेफ है। तो जब ये बातें सारी हो ही रही है तो फिर इसके बारे में सीधा ही कहे कि भाई आपको मुस्लिम मतदाताओं से यदि आपको वोट नहीं मिलते, क्योंकि बहुत पहले रविशंकर प्रसाद ने बोल ही दिया था कि मुसलमानों के तो वोट हमको मिलते ही नहीं, जब हमको मिलते नहीं तो दूसरे को भी मिलने नहीं देंगे। क्या इसके लिए अड़ंगा लगाया जा रहा है? पुलिस पुलिस आपको सुरक्षा देती है या पुलिस असुरक्षा का अभाव करवाती है? और यदि पुलिस का सायरन बजाते हुए इतनी गाड़ियां परेड करनी पड़ती है तो उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कितना खराब हो गया, क्या वर्तमान सरकार को उस सत्ता में रहने का अधिकार है क्या? ये सवाल भी उठता है। ये उपचुनाव के मामले हैं, यदि उपचुनाव में ये है तो आम चुनाव में क्या होगा? आम चुनाव में भी कंप्लेंट थी कि लोगों को मतदान करने नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, पुलिस प्रशासन का काम क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। पुलिस प्रशासन का काम चुनावी, लोकसभा के चुनाव या विधानसभा के कोई भी चुनाव में जहां चुनाव होता है, पुलिस प्रशासन मात्र चुनाव ठीक हो इसलिए कानून व्यवस्था का काम देखता है। ये वोटर ओरिजिनल है कि नहीं है ये देखने का अधिकार उसका नहीं है। ये अधिकार चुनाव आयोग का है और चुनाव आयोग ने जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो उनका है। कल कोई भी पुलिस उठ के कहेगा कि अशोक वानखेड़े ये आप हो ही नहीं, ये अधिकार उसको नहीं दिया है। अशोक वानखेड़े वहां बलवा न करे, अशोक वानखेड़े वहां बवाल न करे, अशोक वानखेड़े वहां की शांति भंग न करे, ये काम देखना पुलिस का है। चुनाव में कौन मत डालता है कौन नहीं डालता ये काम पुलिस का नहीं है। अखिलेश जी कोई गलत नहीं कह रहे हैं, बुर्का उठा के देखिए, लेकिन वो चुनाव अधिकारी देखेगा। वहां महिला चुनाव अधिकारी होगी। एयरपोर्ट पे जब हम जाते हैं और जब सिक्योरिटी चेक होता है तो महिलाओं का सिक्योरिटी चेक करने के लिए महिलाएं होती है, पुरुष का सिक्योरिटी चेक करने के लिए पुरुष होता है। एक तरफ स्त्री शक्ति की बात करते हैं और एक तरफ आप कोई भी पुरुष किसी का भी चेहरा देख लेगा। यदि किसी धर्म में चेहरा अपने पति के सिवा किसी को नहीं दिखाने का एक रिवाज है, सर पे पल्लू लेने का रिवाज है ना,
हम्म हमारे वहां पे तो है। हम्म और वो पल्लू अभी माथे से नीचे भी रहता है कई बार। तो वो किस लिए रहता है? कि वो बुजुर्गों की इज्जत करने के लिए घर की जो बहू होती है, युवा बहू, वो अपना चेहरा ढक के एक सम्मान के रूप में जाती है। हमने हमारी दादियों को सुना, हमारी दादी, हमारी चाचियां जो सीनियर, मतलब जो उम्रदराज है, वो हमेशा, अरे सर ढक के रखा करो, सर ढक के रखा करो लड़कियों को। परंपरा है। मैं बुर्का चेक करने के लिए गलत नहीं कह रहा हूं। वो अधिकार किसका है? हाँ, पुलिस का नहीं है, सिपाही का नहीं। ये यकीनन पुलिस का नहीं है, हम्म ये चुनाव आयोग के अधिकारियों का है। हम्म कल तो कोई भी रास्ते चलते बोल देगा, ये बुर्का उठा, देखना है कौन है तू। तो राइट टू प्राइवेसी क्या हो गया? हम्म निजता का अधिकार है इस देश में। वो भी इस देश के नागरिक हैं, टैक्स देते हैं, और टैक्स ज्यादा देते हैं, उनके बच्चे पंक्चर तो लगाते हैं। हम्म सिर्फ कावड़ लेके नहीं घूमते, त्रिशूल लेके नहीं घूमते, डीजे पे नाचते नहीं है सिर्फ। हम्म मैं तो एक कुल एक मिला और के वीडियो देखा। ये माहौल बनाना ताकि मतदाता ना आए, हम्म एक नया टूलकिट है चुनाव जीतने का, हम्म हम्म कि विपक्ष के मतदाताओं को बूथ पे आने के रोकने के तरीके। इसीलिए मैं एक और, अब देखिए कहाँ कहाँ तक जो है प्रश्न और सवाल, तो भाई कोई खड़ा करे न करे, हम लोग तो करेंगे। एक विजुअल दिखाइए जाए झारखंड का, फिर अनिल देशमुख की भी चर्चा जरूरी है, क्योंकि सब झारखंड से लेके महाराष्ट्र और यूपी सब जगह हो रहा है। ये देखिएगा बस। चलो प्ले करो भाई, ये ऑडियो भी होगा इसमें। लगाए गए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र के बॉर्डर पे। और ये बड़ा दिलचस्प है कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में असम से, जो असम के असम जो नॉर्थ ईस्ट का प्रमुख राज्य है, उस राज्य से असम से फोर्स मंगाया गया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं उसके लिए असम से फोर्स को बनाया गया। चलिए हटा दीजिए, हटा दीजिए, यही बस दिखाना था। ए, बाहर से आती है, इस पे हमने कल चर्चा भी किया था। बाहर से राज्य के विधानसभा चुनाव या आम चुनाव, लोकसभा चुनाव में अलग अलग राज्यों से रिजर्व फोर्स मंगाई जाती है। मैंने सिर्फ ये सवाल एक उठाया था, यही, क्योंकि आज इसको इसलिए जोड़ रहे हैं, इसको शो किया था, इसलिए जोड़ रहे हैं कि डर जो है पैदा करने का जो वो है प्लान या टूल किट जो आपने कहा। झारखंड की सीमा से असम की सीमा नहीं लगती। झारखंड से असम की दूरी करीब करीब 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर। झारखंड से सीमा लगती है, बड़ी सीमा उड़ीसा की। झारखंड से सीमा लगती है छत्तीसगढ़ की। झारखंड से सीमा लगती है बिहार की। झारखंड से सीमा लगती है यूपी की। झारखंड से सीमा लगती है बंगाल की। इन राज्यों से रिजर्व फोर्स चाहिए था तो मंगा लेते, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, बंगाल से, बिहार से। 1200 किलोमीटर दूर असम से, जहां का सह प्रभारी आया है, जहां हिमंता बिस्वा शर्मा आकर के झारखंड के बीजेपी नेताओं को भी घर में बिठा दिया है, और वो सिर्फ झारखंड असम का नेता नहीं, असम का मुख्यमंत्री है। तो अब जो मुख्यमंत्री जिस प्रदेश का प्रभारी बनाया जाएगा, वहीं से पुलिस उलिस लेके जाएगा चुनाव करवाने, वहीं से स्टाफ भी ले आए, वहीं से प्रिजाइडिंग अफसर भी ले आए, वहीं से पोलिंग अफसर भी ले आए। कुछ दिन बाद होगा कि मतदाता भी वहीं से ले आते हैं, चलो असम से मतदाता लाते हैं, झारखंड में चुनाव करवा लेते हैं। भाई रिजर्व रिजर्व पुलिस के आने पे सवाल मेरा नहीं है भाव, देखिए, आतंकवाद की ये वजह सीधा से। सीधा है। जो आसाम का पुलिस आएगा, वो अभी ड्यूटी के लिए आ रहा है झारखंड, परमानेंट नहीं आ रहा है। हम्म वापस आसाम में जाएगा तो उसका हम्म दायित्व और लॉयल्टी अपने मुख्यमंत्री के प्रति होगी। हाँ। तो क्या मुख्यमंत्री कौन है? हम्म झारखंड के बीजेपी के प्रभारी है। हम्म वो चुनाव के वहां सर्वे सर्वा है। हम्म तो अब ये टूल किट का एक नया एंगल है। हम्म चुनाव के लिए सुरक्षा के नाम पे अपने ही राज्य की पुलिस लगाकर हम्म चुनाव अपने मनमानी तरीके से करे, इससे ज्यादा और घिनौना काम कोई कर नहीं सकता।
मतलब चुनाव आयोग पे अब शर्म आना भी बंद हो गई मुझे। हम्म, बंगाल से क्यों नहीं बुलाया? आपने सही कहा, बिल्कुल। बिहार से क्यों नहीं मंगाया, जो लगे हुए राज्य हैं? हम्म, आसाम से क्यों चाहिए? तो फिर कर्नाटक से क्यों नहीं? हाँ, हाँ, तेलंगाना से क्यों नहीं? तेलंगाना की तो पुलिस नक्सलियों से भी लड़ना जानती है। हाँ, हाँ, वो तो पहला क्लेम तो उनका बनता है, क्योंकि यहाँ नक्सली मूवमेंट भी है झारखंड में। तो कम से कम तेलंगाना की पुलिस ज्यादा अच्छी तरह से उसको कर सकती है। हम्म। क्यों नहीं? क्यों नहीं? सवाल ये है। लेकिन सवाल तो बहुत सारे हैं, जवाब देने वाला कोई नहीं है। बड़ा मुश्किल ये है। नहीं, अब सवाल देखिए, देखिए, हम चलते हैं, अनिल हमको ये पता है, अनिल आशीष, देशमुख का भी ये चर्चा। हम जानते हैं कि जिन सवालों के जवाब नहीं होते और ये जवाब देते नहीं, क्योंकि जवाब देने पे ये फंसते, हम्म, तो इन्होंने एक नया ये कर दिया, आप सवाल पूछते रहिए, हम जवाब देंगे। हाँ, और सवाल जिनको पूछना चाहिए, जिसका जवाब इनके बाप को देना पड़ेगा, वो सर्वोच्च न्यायालय चुप है। हम्म, लेकिन कम से कम हम लोग सवाल क्या है ये तो जनता के सामने रख सकते हैं। हम्म, और उसका जवाब क्यों नहीं है? क्योंकि जब कोई काम गलत करोगे तो उसका जवाब क्या होगा? हम्म, बंगाल से पुलिस क्यों नहीं है? तेलंगाना से पुलिस क्यों नहीं है? आसाम से ही क्यों? ये पूछने पे क्या सवाल जवाब हो सकता है? हम्म, उन्हें वो पुलिस चाहिए जो हेमंत विश्व शर्मा के अनुसार चले। हो सकता है बंगाल की पुलिस आए तो वो बिल्कुल कड़ाई से वहां पे सिक्योरिटी का काम करे। हम्म, ये जो डराने का, धमकाने का, दारू बांटने का, पैसा इधर से उधर जाने का प्रोसेस ना करे। आज एक एक आखिरी सवाल। अनिल देशमुख पर हमला हुआ है तो हमने भी बता दिया, आपने भी बता दिया। लेकिन भाजपा कह रही है, मतलब बेशर्मी, ऐसी बेशर्मी भी नहीं देखी थी कभी किसी का भी, किसी राजनीतिक दल का, विपक्षी हो कोई भी हो, अगर किसी का सर फूट गया, हमला हो गया, तो एक सुर में निंदा करते थे लोग। ये इतने बेशर्म है कि रात में ही जो स्टेटमेंट आया, कहा ये सब नौटंकी कर रहे हैं, अनिल देशमुख नौटंकी कर रहे हैं, अपना सर खुद ही फोड़ लिया, नौटंकी कर रहे हैं, अपने ही कार्यकर्ताओं से पत्थरबाजी करवाए हैं। और जो है ये इन पर हमला और कोई नहीं किया, इनके कार्यकर्ता ही थे, ये सब खुद करवाया है। देखिए बेसिकली देखिए आशीष, असल में स्क्रिप्ट पे काम करने के आदमी है आशीष, लोग। हाँ। आशीष, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में दुर्गा विसर्जन के समय दंगे करवाए गए, हम्म, वो सारा स्टिंग ऑपरेशन सामने आया। हम्म, संदेश खाली में जिस हिसाब से वीडियो फेक बनाए गए हम्म, और ममता को बदनाम किया गया, इनके जो लोग ये करवाते हैं, जिसके ये आदी है, वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा हम्म, कि वो सारा काम ये खुद ही करवाते हैं ना। हम्म, भाई नकली सीडी रिलीज करना, जो नहीं कहा हो किसी ने उसके मुंह में जबरदस्ती ठूसना, हम्म, ठीक है, गलत वीडियो करके महिलाओं का शोषण हो रहा है और अल्पसंख्यक कर रहे हैं और हिंदुओं की महिला असुरक्षित है ये बोलना, दंगे करवाना, ये काम यदि आप कर रहे हो तो कहीं दूसरी जगह होता है तो आपको लगता है कि उसने भी करवाए होंगे। अपनी सोच से आदमी सोचता है ना। तो जिसने भी ये व्यक्तिगत स्टेटमेंट दिया है ये वही है। तो जो कल 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 तो हम यही कहेंगे, कल कोई कहेगा कि भैया देखिए इस मुसलमान ने इस हिंदू पे हमला किया, हम तो कहेंगे कि इनने हमला करवाया होगा मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। हाँ, तो देश में जितने भी कांड हो रहे हैं, कल कोई मुसलमान का लड़का यदि किसी हिंदू की लड़की को ले भागता है तो लव जिहाद होता है। कल यदि कोई कहे कि बीजेपी वालों ने ही हिंदू की लड़की को भगवाया है, तो क्या जवाब होगा इनके पास? लव जिहाद का मुद्दा बनाने के लिए भगवा दिया, आदमी बोल सकता है। जिस हिसाब से खून में लथपथ थे, कोई नहीं कहेगा। ये तो इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद भी कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने खुद की हत्या करवाई।
वही ये कर रहे हैं। राजनीतिक मतलब ये क्या है, अमानवीयता है। किसी भी विपक्ष पे जरा भी कुछ हमला होता है तो मतलब कोई भी राजनीतिक नेता पे हमला होता है तो सब उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि हिंसा की निंदा होनी चाहिए, चाहे इधर हो या उधर हो। लेकिन हिंसा की निंदा करने के बजाय हिंसा करवा के आप कहो कि उसने खुद करवाई, इससे ज्यादा झूठ कोई नहीं हो सकता। हाँ दरअसल, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता इसका जवाब देगी। हाँ हाँ, ये तो पक्का है, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि वो विजुअल जिसको इन्होंने कहा, जो आपने कहा कि वो विजुअल्स ऐसे थे, हम विजुअल ऐसे थे कि हम दिखा नहीं पाए दर्शकों को, क्योंकि वो यूट्यूब पर वो विजुअल्स रोक दिए जाते हैं। इसलिए अब सोचिए, विजुअल देख करके हम दिखा नहीं पाए। ये फोटोग्राफ जो है, जो काला पोर्शन है, ये हमने इसको भी ढकवा दिया, क्योंकि कुछ भी वहां पर रेड दिखेगा तो वो भी ब्लॉक होगा। ये तो फोटो है, हमारे पास पूरे विजुअल्स थे, विजुअल नहीं दिखा पाए। हमने बार बार कहा, भाव नहीं भेजा था, रात में महाराष्ट्र में थे, वहां से विजुअल भेजा, हम दिखा नहीं पाए, क्योंकि वो विजुअल दिखाते तो क्या यूट्यूब ब्लॉक। आपको मैं पुरानी बात याद दिलवाता हूं। प्रधानमंत्री एक बार चंडीगढ़ जा रहे थे और रास्ते में किसान आंदोलन आ गए थे और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बता देना मुख्यमंत्री को कि मैं जीवित जा रहा हूं। तो क्या प्रधानमंत्री ने ये आंदोलन खुद ही खड़ा करवा लिया था? क्या बीजेपी के ही अपने लोगों ने प्रधानमंत्री का रास्ता रोका था? क्या प्रधानमंत्री ने जो किया वो नौटंकी था? यकीनन नहीं। नहीं वो भाव, किसान थे, उन्होंने रास्ता रोका था, क्योंकि भाव हम भाव अमानवीय नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी जी के विचारों के साथ अपने विचार नहीं मिलते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की यदि हत्या का यदि नरेंद्र मोदी जी को यदि लगता है कि वो असुरक्षित है और उनको सुरक्षा पे कहीं सवाल उठा है, तो मेरे देश के प्रधानमंत्री है, मैं उनको नौटंकीबाज नहीं कर सकता। यकीनन उनके सुरक्षा पे कुछ कमी है, इसलिए हम चिंतित हो सकते हैं। जब लेकिन आपने पूर्व गृह मंत्री यदि ये कहे, पूर्व गृह मंत्री पे जो खून से लथपथ थे बिल्कुल, और कोई कहे कि अपने पे ही हमला करवाया, ये सोच उसी की शक्ति है जो ये करवाता आ रहा है लगातार। खैर, तो हम जब ये आपने कहे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू भी इन्होंने ही गिरवाया, क्योंकि इनको पहला स्टैचू जो लगाया था उसमें कमीशन जितना मिला था, उनको लगा कि और एक बार गिर के फिर से बने तो उसमें और पैसा मिले। जो पुल टूटते हैं लगातार, वो नीतीश कुमार खुद ही तोड़ रहे बिहार में, क्योंकि जितने बार टूटेंगे उतनी बार नए टेंडर आएंगे, उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। क्या यही थ्योरी अपनाए? नहीं, लेकिन आपने जब आखिर में यही है कि आपने जब पंजाब वाला उदाहरण दिया, तो मैं इसलिए हंसा क्योंकि मैं पंजाब और हरियाणा दोनों घूम के आया। मुझे वहां पर लोगों ने इस घटना को लेकर कई जगह चर्चा हुई, बताया कि जहां पर, जिस फ्लाईओवर पर जहां मोदी जी रुक करके वो कैमरा निकालो, लाइट कैमरा एक्शन हुआ, वहां पर उससे किसानों की दूरी बहुत ज्यादा थी, उस फ्लाईओवर पे थे ही नहीं। जैसे होता है, हम लोग ऊपर फ्लाईओवर पे जाते हैं तो नीचे किसान देखते हैं खेत में आपको निराई गुड़ाई करते हुए, वैसे ही वो नीचे किसान अपना झंडा उंडा लेके खड़े थे। वो तो वाकई, उसको पंजाब और हरियाणा में आप जाएंगे तो वहां पे सब कहेंगे कि वहां कुछ नहीं था, ये खुद ही उछल कूद मचाने लगे। और उसके बाद जब आपने कहा, तो मैं उस घटना को उस घटना से जोड़ा जो आपने ही बताया था कि पीछे कुछ एक आवाज हुई थी धमाके की, एक बार घर के पीछे। और उसके बाद घर का दरवाजा खोल के कोई भगा था कि अटैक हो गया है, तो उससे भी मैंने जोड़ा। खैर, इस चुनाव की बात करें तो जो कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, ये न गाजा की थी, न सीरिया की थी, न बलूचिस्तान की थी, न अफगानिस्तान की थी, ये भारत की थी। और उस भारत के उस राज्य की या उन राज्यों की थी, बताया जा रहा है कि जहां पर कानून व्यवस्था ऐसे रूप में है कि अब स्कॉटलैंड यार्ड भी उनसे ट्रेनिंग लेने की सोच रही है। इतनी जबरदस्त, जहां पर राम राज हो, राम राज में हवलदार का काम ही नहीं होता है भाई। हवलदार का काम राम राज में क्या है, वो तो रावण राज में चाहिए होता है कि चारों तरफ से हूटर और सायरन बजे। तो आप लोग खुद तय कर लीजिए कि राज क्या है।
क्योंकि चारों तरफ से ऐसा दो ही चीज, जहां पर एकदम, आप कभी भी सीरिया की तस्वीर देखिए, लेबनान, गाजा, वहां पर चारों तरफ से पुलिस, सायरन, मिसाइल, गोली, बारूद, इसका आवाज वहीं आता है ना। किसी शांत प्रदेश में, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड के चुनाव में तो वहां कुत्ते भी शायद भौंकते हैं कि नहीं भौंकते हैं उस दिन, सब सन्नाटे में होता है। तो जो ये हो रहा है, अनिल देशमुख, असम पुलिस, उत्तर प्रदेश, ये ठीक नहीं है। लेकिन इसके साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आज डर गए तो आपका कल मर जाएगा, आपका भविष्य खत्म हो जाएगा। भविष्य को जिंदा रखना है। लोग कहते हैं ना कि अपनी हम जान दे देंगे अपनी आल औलादों के लिए, अपने बच्चे के लिए आदमी कहता है ना जान दे देंगे। भैया अपना बच्चा, हमको बच्चा सबको प्यारा होता है। तो आने वाला कल आपका बच्चा है, आने वाली पीढ़ियां जो है वो आपकी औलादें ही तो हैं। अगर उनको चाहते हैं कि वो आजाद जिए, खुली सांस लें और खुल के बोल पाए हम लोग, तो डरिएगा नहीं। ये हूटर और सायरन बजाने वाले होनोलुलु से नहीं आए, यहीं पर हैं और सिस्टम का हिस्सा है। ये हो सकता है आतंकित कर दें, उत्पीड़न करें, दमन करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अमर हैं, इनकी कुर्सी नहीं जाएगी, इनकी वर्दी नहीं जाएगी। वक्त बदलेगा तो सब पूरा हिसाब हो जाएगा। बहुत सारे पुलिस वाले आपको पता है उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, उम्र कैद की सजा, जिन्होंने अपने दौर में कुछ आताताई जैसा काम किया था। तो इसलिए इनसे डरिएगा नहीं, मतदान कीजिएगा, अपने मन से कीजिएगा, डर के नहीं। इजाजत दीजिए, कल मतदान है और मतदान के बीच पूरे दिन जब जब भी घटनाएं होंगी, खबरें होंगी, तो हम और भाऊ आएंगे और मिड डे मुद्दा में तो जरूर आएंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।